Good evening, dear students. So, yesterday we have seen forward and futures contract. Just a minute, just a minute. Okay, sorry. So, yesterday we have seen about forward and futures contract. सबसे पहले मुझे ये बताइए, is there any queries related to that? Sachi, any queries? Yes, Sachi. Good evening, sir. Good evening. So very sorry, मैं कल attend नहीं कर पाई थी because of my professional course morning में था वो. Hello. ठीक है, no problem, no problem. Deepa, Pooja, any queries? Pooja, any queries? Okay. Deepa, any queries? No, sir. Okay. Sir, दिया रहा मैं अब दीपा बोल रहे तो confuse हो. Sorry. Okay, Ayush has some queries, I think so. Yes, Ayush? Yes, sir. I wanted to ask, what is an exchange traded contract? What is the? What is an exchange traded contract? Exchange traded? Contract. Okay. Exchange traded contracts वैसे इसके पहले हम लोग देख चुके हैं, आने वाले टाइम में फिर से आएगा इन नेक्स्ट चैप्टर इटसेल्फ. Okay. ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे बेटा अच्छे से एकदम. Sachi want to ask something? Yes, Sachi? सर जो बेसिस पॉइंट में आपने समझाया था उसमें सिर्फ मुझे पॉजिटिव एंड नेगेटिव समझ में है. बेसिस बेसिस पॉइंट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव. बेटा बेसिस पॉइंट मतलब कंपैरिजन बिटवीन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड कैश मार्केट प्राइस, है ना. अब मेरे को बताओ कि अगर हम लोग कहाँ खरीदना चाहते हैं, हम लोग का मतलब वेयर डू वी वांट टू परचेज विद अ लिमिटेड अमाउंट. हम लोग कैश में ज्यादा प्रेफर करेंगे, लिमिटेड अमाउंट है हमारे पास, या फिर हम लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में. जैसे अगर आपको 110% मालूम है रिलायंस भागने वाला है, आपको कहीं से टिप मिली है या आपको मालूम पड़ा है, आपका खुद का एनालिसिस है, ठीक है, कि रिलायंस भागने वाला है. अब रिलायंस का एक शेयर 1000 रुपीज का है, तो आप ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाओगे, कैश मार्केट में या फ्यूचर्स में? फ्यूचर्स में. फ्यूचर्स में. अब मेरे को बताइए कि अगर कैश मार्केट में प्राइस कम है और फ्यूचर्स में प्राइस ज्यादा है, मतलब यू हैव टू पे मोर प्रीमियम. हाँ. अगर आप प्रीमियम भर रहे हो तो ये आपके लिए एज अ कस्टमर आपके लिए ये नेगेटिव है. सो बट प्रीमियम तो लाइक इंटरेस्ट हमें भरना पड़ेगा ना. इट इज नॉट इंटरेस्ट. मेरे को बताइए ना, 1000 रुपीज चल रहा है कैश सेगमेंट में, एक रिलायंस की कीमत, एक शेयर रिलायंस की कीमत चल रही है 1000 रुपीज इन कैश, एंड इन फ्यूचर इट इज
द अमाउंट इज 1005 रुपीज, तो 5 रुपए एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा आपको, क्योंकि फ्यूचर का प्राइस कैश प्राइस के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो जो 5 रुपए एक्स्ट्रा आप भर रहे हो दैट इज टर्म्ड एज प्रीमियम। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो वो प्रीमियम अगर आपको भरना है तो इट इज वेदर इट इज पॉजिटिव फॉर यू और नेगेटिव। नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। अच्छा, अब उल्टा करते हैं कि कैश मार्केट में प्राइस ज्यादा है और फ्यूचर मार्केट में प्राइस कम है। मतलब कैश में 1000 रुपीज चल रहा है और फ्यूचर में 998 रुपीज चल रहा है। 998 एंड 1000 कैश मार्केट में ज्यादा चल रहा है, फ्यूचर मार्केट में कम चल रहा है। और आपको मालूम है रिलायंस भागने वाला है, तो आपको प्रीमियम पे मिल रहा है या डिस्काउंट पे मिल रहा है? डिस्काउंट पे मिलेगा। तो ये आपके लिए प्रॉफिट है, पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन बेसिस। ओके। ठीक एंड है। सो एक और क्वेरी थी, जैसे आपने कहा था कि हर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की 3 मंथ्स की वैलिडिटी रहती है, मतलब टाइम पीरियड रहता है। तो अगर सपोज मैंने फर्स्ट मंथ में कुछ फ्यूचर्स बाय किए तो मुझे उस मंथ के लास्ट थर्सडे तक वो सेल करने होंगे, करेक्ट? अगर मुझे वो थर्ड मंथ तक कंटिन्यू रखने हैं तो वो मैं कर सकूंगी? इज इट पॉसिबल? दैट इज कॉस्ट ऑफ कैरी। अच्छा। That is cost of carry. You have to pay some extra amount to carry your positions. ओके। तो मुझे वो ब्रोकर को देना होगा इंटरेस्ट? इंटरेस्ट किसी को नहीं देना है। There is no interest as such in futures. अच्छा। हम लोग शेयर्स की बात कर रहे हैं, शेयर्स में डिविडेंड मिलता है, ठीक है। और अब हम लोग शेयर्स की बात नहीं कर रहे, हम लोग फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं जहां लॉट है। हाँ। अब लॉट मार्केट में अगर आपको खरीदना है, 1000 रुपए की चीज अगर 1005 रुपए में मिल रही है, तो यू हैव टू बाय एट दैट एक्स्ट्रा 5 रुपीज बाय पेइंग दैट एक्स्ट्रा 5 रुपीज। ओके। तो whom you are paying that? The one who is selling. You are a buyer. सेलर बोलता है 1005 में जिसको खरीदना है खरीदो बाबा। अब मार्केट में आप देख रहे हो 1000 रुपए का रेट चल रहा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है। अच्छा। तो सर बीच में जैसे मीडिएटर एनएससी है तो उसको कुछ परसेंट नहीं जाएगा? नहीं, उसको तो ब्रोकरेज मिलता है। अच्छा, वो ट्रांजैक्शन के ऊपर ब्रोकरेज। Whatever you transact, whether buying or selling, आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उससे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कोई लेना देना नहीं है। भाई, इट इज एन ओपन प्लेटफॉर्म। इफ यू थिंक that your prediction goes up कि भाई शेयर ऊपर जाएगा तो आप खरीदो, आपको लगता है नीचे जाएगा आप बेचो, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को इससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा। He is not it is a third independent party. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक थर्ड इंडिपेंडेंट पार्टी है, उसको आपके प्रॉफिट या लॉस से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका प्रेडिक्शन सही हुआ यू विल बी अर्निंग प्रॉफिट, अगर आपका प्रेडिक्शन गलत हुआ लॉस। ठीक है। ऐसा उस दिन आपने कहा था ना कि वाटर का डेरिवेटिव है कि नहीं वो फाइंड आउट करना है, तो आई मेड अ रिसर्च। तो उसमें एक्चुअली कैलिफोर्निया में ये चालू हुआ है वाटर के डेरिवेटिव्स फ्रॉम 2019। वो मुझे बताना था बट मैं कल अटेंड नहीं कर पाई थी। वेरी गुड। लेकिन आने वाले टाइम में फिर ऑक्सीजन के ऊपर भी डेरिवेटिव आ सकता है। हाँ, तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर नेसेसिटीज लाइक वाटर के ऊपर आ गया है तो ऑक्सीजन के ऊपर आ सकता है। So these are the upgraded things which as a student you must know कि यार क्या क्या चीजों पे इन लोग लेके आ रहे हैं मार्केट में और हमारा दिमाग इस तरीके से क्यों नहीं चला। भाई अमेरिकन्स लेके आए, इंडिया में हमने क्यों चालू नहीं किया पहले सबसे फर्स्ट। अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट ऑक्सीजन, तो बेसिक कमोडिटी है, नेसेसरी है। कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो आने वाले टाइम में क्या इसके ऊपर भी डेरिवेटिव बन सकता है? यस, है ना? ओके, एनीथिंग एल्स? नो सर, थैंक यू सर। चलिए फिलहाल हम लोग देखेंगे पे ऑफ चार्ट्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पे ऑफ चार्ट्स? पे ऑफ चार्ट्स मतलब आपकी पोजीशन के हिसाब से वेदर यू आर अर्निंग प्रॉफिट और इनकरिंग लॉस।
एक्सपायरी तक हम लोग रुक सकते हैं, आप सबको मालूम है। जैसे आज की अगर हम लोग बात करें, टुडे इज 9 मई, ठीक है, तो मई वाला कॉन्ट्रैक्ट मैं खरीद सकता हूं 9 मई का, और ये जो मई वाला कॉन्ट्रैक्ट है, मई वाला कॉन्ट्रैक्ट है, ये 26 मई को खत्म होगा, बिकॉज लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ इज ऑन 26। तो 26 तारीख तक ये खत्म होगा। अज्यूम करो कि आज टुडे वाज मंडे और मैंने एक रिलायंस का एक लॉट खरीदा है, परचेज किया है। इसका मतलब आई एम बुलिश, मेरे को लगता है कि रिलायंस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मैं कब तक इंतजार कर सकता हूं? 26 तारीख तक इंतजार कर सकता हूं। 26 तारीख को एक्सपायरी आ जाएगी, और एक्सपायरी के टाइम पे अगर मेरा प्रेडिक्शन सही हुआ तो प्रॉफिट, मेरा प्रेडिक्शन गलत हुआ तो आई विल बी इनकरिंग लॉसेस। तो आपको पैसे क्या हिसाब से मिलेंगे वो हम लोग यहां देखना चाहेंगे। तो पे ऑफ ऑन अ पोजीशन इज द लाइकली प्रॉफिट or loss that would accrue to a market participant with change in the price of the underlying asset at expiry. एक्सपायरी या एक्सपायरी के पहले आपने जो प्रेडिक्शन किया उसके हिसाब से हो सकता है आपको प्रॉफिट हो या हो सकता है आपको लॉस हो। The payoff diagram is a graphical representation showing the price of the underlying asset on the x-axis, and लिख के रखिए या अंडरलाइन कीजिए, price of the underlying asset is on x-axis and profit या loss आप क्या कमा रहे हो या गवा रहे हो, it is on the y-axis। तो ये आप लिख लीजिए, क्योंकि पे ऑफ चार्ट इज अ चार्ट जो पे ऑफ बताता है कि आपको मिलने वाला है या जाने वाला है। एकदम इजी भाषा में बताऊं, एकदम इजी, मतलब एक लेमैन के तरीके से अगर मैं बताऊं, जैसे दिया ने, ठीक है, मैं दीपा दीपा बोल रहा था, दिया वाज कंफ्यूज। सो दिया ने 1000 का रिलायंस का एक लॉट खरीदा, 1000 रुपीज वाला चल रहा था 1000। तो दिया ही मेरे को आंसर देगी। तो दिया, आपने आज 9 मई को खरीदा 1000 रुपीज में रिलायंस का लॉट, दैट इज 1000 शेयर्स, और एक्सपायरी के दिन रेट हो गया 1050, प्रॉफिट और लॉस? अरे प्रॉफिट, बराबर। अच्छा, एक्सपायरी के दिन हो गया 950, लॉस। यही बस इतना ही है, दैट इज पे ऑफ। अब उल्टा, अब साची से पूछते हैं, ठीक है साची, आपने मे वाला कॉन्ट्रैक्ट रिलायंस का बेचा, सोल्ड किया, शॉर्ट पोजीशन पे हो आप, लॉन्ग पोजीशन पे नहीं हो, शॉर्ट पोजीशन पे हो, 1000 में शॉर्ट किया, और एक्सपायरी के दिन रेट हो गया 950, प्रॉफिट या लॉस आपका? प्रॉफिट। 900, प्रॉफिट। 850, प्रॉफिट। 1050, लॉस। 1100, लॉस। दैट इज पे ऑफ चार्ट। जो दिया को एग्जांपल दिया वो लॉन्ग पोजीशन थी, जो साची को एग्जांपल दिया वो शॉर्ट पोजीशन थी। इजी है ना? वही चीज बेटा यहां पे है, लेट अस सी। पे ऑफ चार्ट्स फॉर फ्यूचर्स, in case of future contracts, long as well as short positions have unlimited profit or loss potential। याद रखना, unlimited profit और unlimited loss है। प्रॉफिट भी अनलिमिटेड हो सकता है, लॉस भी अनलिमिटेड हो सकता है। ये चीज मैंने बहुत अच्छे से देखी है। कई बार कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जिससे मार्केट भागता है या पर्टिकुलर शेयर बहुत भाग जाता है। मैंने ऐसा भी देखा है कि इन अ सिंगल डे अ शेयर हैज मूव्ड मोर देन 60%। मतलब सोचो, 1000 रुपए का रिलायंस 1600 रुपए हो गया एक ही दिन में। और मैंने ऐसा भी देखा है 1000 रुपए की चीज 300 रुपए हो गई। तो फ्यूचर्स जो होता है, मैंने इसके पहले भी आपको बताया, द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ऑप्शंस हम अगले चैप्टर में देखने वाले हैं। फ्यूचर मतलब आप कोई भी फ्यूचर लो, वेदर लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन, whether you are going for a long position or a short position, futures में unlimited profit है और unlimited loss है। On the other hand, in options,
ऑप्शंस एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें अगर आप ईमानदारी से एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन चलोगे तो लिमिटेड लॉस है और अनलिमिटेड प्रॉफिट है। लिमिटेड लॉस, अनलिमिटेड प्रॉफिट। तो यहां पे देखो, तो इन केस ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट पोजीशन, आप कोई भी पोजीशन लो, हैज अनलिमिटेड प्रॉफिट और लॉस पोटेंशियल। दिस रिजल्ट्स इनटू अ लीनियर लाइन में, एक सिंगल लाइन, स्ट्रेट लाइन पे ऑफ फॉर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर पे ऑफ्स आर एक्सप्लेन्ड इन डिटेल बिलो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसमें हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट लॉन्ग फ्यूचर। किसके बारे में बात कर रहे हैं? लॉन्ग। लॉन्ग मतलब दिया या साची? दिया। लॉन्ग पोजीशन मतलब उन्होंने खरीदा है, दिया ने फ्यूचर्स खरीदा है और लॉन्ग पोजीशन पे है। क्या हो सकता है? let us say a person goes long in futures contract at ₹100, 100 रुपए रेट चल रहा है। This means that he has agreed to buy the underlying at ₹100 on expiry. ठीक है? Now, if on expiry के दिन the price of the underlying is ₹150, दिया प्रॉफिट है या लॉस? 100 रुपए में लिया था, 150 रुपए हो गया, प्रॉफिट या लॉस? Profit. Very good. Then the person will buy at 100 as per the futures contract and will immediately be able to sell the underlying in the cash market. ये कैश और बाकी सब छोड़ दो, ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हम एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे इसको। 100 में खरीदा था, 150 हो गया, बेच दिया, प्रॉफिट हो गया, thereby making a profit of ₹50. Similarly, लेकिन अगर उल्टा हो गया तो, if the price of the underlying falls to ₹70, 100 में खरीदा था, 70 हो गया at expiry, he would have to buy at ₹100 जैसे उसने प्रॉमिस किया था as per futures contract, and if he sells the same in the cash market, he would receive only ₹70, translating into a loss of ₹30. 30 रुपए लॉस हो गया। The potential profit or loss at expiry when expressed graphically is known as a payoff chart. मैंने पहले ही बताया, payoff chart मतलब potential profit या potential loss. The x-axis has the market price of the underlying at expiry. मैंने पहले ही बताया x-axis पे क्या है? Price of the underlying asset. ठीक है? It increases on the right hand side. We do not draw the x-axis on the left hand side as सिर्फ हम लोग x-axis और y-axis ही बनाएंगे. Cannot go below 0. The y-axis shows profit and loss in the upward direction. याद रखना, buy है तो upward direction, long position upward में रहेगा, short position downward में रहेगा। ठीक है? In the upward direction we have profit and in the downward direction we show losses in the chart. अब आप देखो long future खरीदा है, market price at expiry अगर 100 में खरीदा और मार्केट, अब टेबल अच्छे से देखिए, 50 रुपए हो गया, मतलब लॉन्ग फ्यूचर पे ऑफ विल बी -50, 50 रुपए लॉस। 100 में खरीदा था, एक्सपायरी के दिन 50 रेट चल रहा है तो 50 लॉस है। अगर एक्सपायरी के दिन 60 रेट चल रहा है, 60 रुपीस चल रहा है, तो आपका लॉस है -40। अगर एक्सपायरी के दिन 70 रुपीस चल रहा है तो आपका लॉस है -30। एक्सपायरी के दिन 80 रुपीस चल रहा है तो -20, 90 चल रहा है तो -10। अच्छा, एक्सपायरी के दिन 100 का 100 ही रहा, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अब उल्टा, 110 चल रहा है तो 10 रुपए प्रॉफिट, 120 पे 20 रुपीज, 130 पे 30 रुपीज, 140 पे 40 रुपीज और 150 पे 50। ये टेबल में किसको प्रॉब्लम है? प्लीज लेट मी नो। Raise your hands if anyone has any problem. अब बेटा इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये चार्ट बनाया है। मैंने पहले ही बताया, आप ये लाइन देख सकते हो, ये अपवर्ड मूविंग है। क्या है ये? अपवर्ड मूविंग। यहां पे देखो, आपने 100 रुपए में खरीदा है, ये 100 रुपए, दिस इज एक्स एक्सिस एंड लोअर वन इज वाई एक्सिस, sorry, x-axis over here, that is horizontal and vertical is y-axis. तो horizontal में हम लोग क्या देख रहे हैं? प्राइस, और y-axis पे प्रॉफिट या लॉस। 100 रुपए में खरीदा, ये देखो, ये फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है, फर्स्ट पॉइंट, दिस फर्स्ट पॉइंट, that is -50, then 40, then 30,
20, 10, 100 का 100 रहा, 0, दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर उसके ऊपर राइट साइड में +10, +20, +30, +40 एंड +50। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? सेम जो टेबल है बेटा उसको इन लोग ने ग्राफ में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, दैट इज लॉन्ग फ्यूचर पे ऑफ। अगर आप लॉन्ग पोजीशन में हो तो क्या क्या चीजें हो सकती है। एनी क्वेरीज रिलेटेड टू द टेबल और दिस पर्टिकुलर चार्ट? आगे बढ़े। अब शॉर्ट फ्यूचर पे ऑफ। शॉर्ट फ्यूचर मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट साची। 100 रुपए में बेचा, 100 रुपए में बेचा था। जैसे जैसे रेट नीचे आएगा शी विल बी अर्निंग प्रॉफिट। अगर 100 रुपए के ऊपर रेट गया शी विल बी इनकरिंग लॉसेस। देखो, as one person goes long, some other person has to go short, otherwise the deal will not take place. The profits and losses for the short future position will be exact opposite of the long future position. तो जैसे हम लोगों ने लॉन्ग में देखा लेफ्ट टू राइट ये अपवर्ड जा रहा है, शॉर्ट पोजीशन में सेम चीज लेफ्ट टू राइट ये डाउनवर्ड आएगा। तो देखो दिस इज शोन इन द टेबल। टेबल में देखिए, अब देखो शॉर्ट फ्यूचर एट ₹100, अगर नीचे आ गया 100 रुपए में आपने बेचा था, 50 रुपए एक्सपायरी के दिन है, तो यू विल बी अर्निंग 50 रुपीज। शॉर्ट फ्यूचर पे ऑफ विल बी +50। 60 रुपीज अगर रेट रहा तो +40, 70 रुपीज में +30, 80 रुपीज में +20 और 90 रुपीज में +10। 100 का 100 रहा, कोई नुकसान नहीं। लेकिन 110 रुपए हो गया, आपने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, बेचा था, 100 रुपए में बेचा और 110 रुपए हो गया, -10। 120 रुपया हो गया, -20, 30, 40 एंड 50। टोटली अपोजिट ऑफ लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन में हमारा जो लाइन था वो अपवर्ड मूविंग था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। शॉर्ट पोजीशन में इट विल बी अ डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेट अस सी द पे ऑफ, चार्ट ऑफ द पे ऑफ। देखो 100 रुपए में बेचा और रेट 50 हो गया, तो यू विल बी अर्निंग 50 रुपीज। 40 हो गया, यू विल बी अर्निंग 60। 30 हो गया, यू विल बी अर्निंग 70। 80 हो गया, 20। 90 हो गया, यू विल बी अर्निंग 10। 100 का 100, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन 110 हो गया, दैट इज -10 रुपीज। 120 पे -20, 130 पे -30, 140 पे -40 एंड 150 पे -50। जैसा हमने टेबल देखा था बेटा, वैसे ही इसमें चार्ट में बताया है। दिस इज पे ऑफ। देखो, as can be seen, a short futures position makes profit when price falls. If the price falls to ₹50 at expiry, the person who has shorted at ₹100 will buy from the market at 60 on expiry and sell it at ₹100, thereby making a profit of ₹40. This is shown in the above chart. तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? Any queries? चलो, अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा पूजा से। पूजा, मेरे को बताओ, जो फ्यूचर डेरिवेटिव है उसका प्राइस कैसे डिसाइड होता है? ये मैंने पहले लेक्चर में बोला था, अगर आप पहले लेक्चर में रहे होंगे तो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गोल्ड डेरिवेटिव में पोजीशन बनाने की सोची है, ठीक है, गोल्ड में, गोल्ड डेरिवेटिव में को खरीदना है, लेकिन ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये प्राइस कैसे डिसाइड होता है? हु डिसाइड्स द प्राइस? अंडरलाइंग एसेट। Yes, the price of the underlying asset. भाई गोल्ड का फ्यूचर खरीद रहा हूं तो गोल्ड के फ्यूचर डेरिवेटिव का
प्राइस कौन डिसाइड करेगा? अंडरलाइंग एसेट, दैट इज कैश मार्केट में गोल्ड ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। रिलायंस का फ्यूचर ले रहा हूं, रिलायंस के फ्यूचर लेने पे रिलायंस फ्यूचर इज अ डेरिवेटिव, लेकिन इसका प्राइस कौन डिसाइड करेगा? द प्राइस इज डिसाइडेड बाय द अंडरलाइंग एसेट, दैट इज रिलायंस का शेयर्स। क्या ये सबको याद है? साची याद है? दिया और दीपा याद है? ओके, सेम थिंग इज बेटा फ्यूचर प्राइसिंग, और कुछ भी नहीं है। फ्यूचर प्राइसिंग यही चीज बता रहा है कि भाई कोई भी चीज का फ्यूचर में प्राइसिंग इज डिसाइडेड बाय द अंडरलाइंग एसेट। आप पहला लाइन पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा, क्या रे बाबा बार बार इन लोग रिपीट करते हैं। देखो, प्राइसिंग ऑफ अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडरलाइंग एसेट, वही है ना। There is no single way to price futures contract because different assets have different demand and supply patterns, different characteristics and cash flow patterns. This makes it difficult to design a single methodology for calculation of prices of futures contract. इसीलिए हम लोग बात कर रहे थे कि भाई फ्यूचर्स में जितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जितने डेरिवेटिव होते हैं, उनका प्राइस कौन डिसाइड करेगा? द प्राइस विल बी डिसाइडेड बाय द अंडरलाइंग एसेट। एग्जाम्पल देता हूं, आज ही साची ने एक बहुत अच्छी चीज बताई जो मैंने होमवर्क दिया था कि भाई पानी का भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या डेरिवेटिव्स आया है क्या? उसने बोला यस सर आया है। चलिए अब हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं, एक स्टेप आगे। अज्यूम करो कि ना ऑक्सीजन का भी डेरिवेटिव आया। अब मेरे को बताओ, ऑक्सीजन का भी पर्टिकुलर प्राइस है, तो ऑक्सीजन का जो प्राइस है डेरिवेटिव का, वो डिसाइड कौन करेगा? इट विल बी डिसाइडेड बाय द अंडरलाइंग एसेट, बराबर। अब अच्छे से सुनना, भगवान ना करे लेकिन थर्ड वेव आ गई कोरोना की और ऑक्सीजन का भाव बढ़ेगा रियल में, रियल लाइफ में, जैसे सेकेंड फेज में देखा है ना। सेकेंड फेज में लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी तो ऑक्सीजन के प्राइस बढ़ गए थे। मेरे को बताओ, जैसे जैसे रियल लाइफ में ऑक्सीजन का प्राइस बढ़ेगा, क्या वैसे ही डेरिवेटिव्स में भी बढ़ेगा? यस, क्योंकि ऑक्सीजन का प्राइस कौन डिसाइड करता है? डेरिवेटिव का प्राइस कौन डिसाइड करता है? द अंडरलाइंग एसेट, दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, तो वही कंसेप्ट है बेटा यहां। तो अगर आपको रीड करना है तो यू कैन रीड। अब हम लोग बात करेंगे फिर से कॉस्ट ऑफ कैरी, जो साची पूछ रही थी। अब कॉस्ट ऑफ कैरी मतलब भाई कोई भी चीज अगर आप कैरी करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। मैंने इसका कल भी एग्जांपल दिया था, एक छोटा सा एग्जांपल, कि आप गर्मी का सीजन है, आप घर से बाहर हो और यू आर वेरी थर्स्टी, पानी की जरूरत है, और आप एक दुकान देखते हो, किराने की दुकान, उधर बोलते हो भाई साहब पानी की बोतल कैसे दिया? वो बोलता है 17 रुपीज। आप बोलते हो यार इसमें तो 15 रुपए लिखा है, तो 17 में दे रहा है। बोलता है 2 रुपए ठंडा करने का चार्ज। भाई ठंडा दे रहे ना, उसका चार्ज, हालांकि कंपनी उनको पैसे देती है ठंडा करने का, लेकिन फिर भी उन लोग हमसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। व्हाट इज दैट? कॉस्ट टू कैरी या कॉस्ट ऑफ कैरी। ऐसी बहुत सारी चीजें कॉस्ट ऑफ कैरी के लिए। तो यहां देखो, अब इसमें बेटा बहुत सारी चीज रिपीट हुई है और बहुत सारी चीज आपके काम की नहीं है। जो काम की है, मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास फिजिकल नोट्स अवेलेबल है तो मार्क कीजिएगा, ठीक है, कि कितना पढ़ना है। जो नहीं पढ़ना है बेटा छोड़ देना, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे हर एक चीज पढ़ना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो जो टेक्निकल चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उतना आप मार्क करिए। जो टेक्निकल चीज नहीं है, या मेरे को ऐसा फील होता है, बिकॉज आई एम एन एक्सपर्ट इन दिस, मेरे को अगर ऐसा फील होता है कि ये फालतू चीज है, ये मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ना नहीं चाहिए, तो मैं वो आपको बोलूंगा कि मत पढ़ो। चलेगा? चलाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। तो देखो, कॉस्ट ऑफ कैरी, कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल इज ऑल्सो नोन एज द नो आर्बिट्रेज मॉडल। अब अंडरलाइन करके रखो, नो आर्बिट्रेज मॉडल। कॉस्ट ऑफ कैरी का दूसरा नाम क्या है? नो आर्बिट्रेज मॉडल। अब अच्छा, आर्बिट्रेज याद है आपको? मैंने पहले ही 3 कंसेप्ट बताए थे, हेजिंग, स्पेकुलेशंस या ट्रेडिंग, एंड आर्बिट्रेज। अब नो आर्बिट्रेज मतलब क्या? सस्ते मार्केट से खरीदना और महंगे मार्केट में बेचना। मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दिया था, अमेरिकन डॉलर। फॉर एग्जांपल, अमेरिकन डॉलर
इंडिया में मिल रहा है 68 रुपीज में और अमेरिका में 70 रुपीज का भाव चल रहा है, तो सब लोग क्या करेंगे, इंडिया में बाय करेंगे, 68 में बाय करेंगे, अमेरिका के मार्केट में बेचेंगे। अच्छा, इससे होगा क्या, इंडिया में डिमांड बढ़ जाएगी, अरे यार 68 में मिल रहा है, खरीदो खरीदो। अब हम सबको मालूम है, जैसे ही किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो इंडिया में डिमांड ज्यादा है, डॉलर खरीदो बेचो अमेरिका में, तो सब लोग अगर इंडिया में डॉलर खरीदने आएंगे तो 68 का 69 हो जाएगा। अच्छा, सब लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया से खरीद के अमेरिका में बेच रहे हैं, अमेरिका में सप्लाई बढ़ जाएगी, जिसको देखो वो अमेरिका में डॉलर बेच रहा है, तो अमेरिका क्या करेगा, रेट कम कर देगा, 70 रुपीज का 69। अब आप देखोगे कि दोनों का प्राइस सेम हो गया। मतलब आर्बिट्रेज जो होता है बेटा, ये दो अलग अलग प्राइस, डिफरेंस इन प्राइस की वजह से क्रिएट होता है, ठीक है। लेकिन ये कुछ ही वक्त तक होता है, क्योंकि जो लोग मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, हम सब जैसे ही आर्बिट्रेज देखेंगे ना, हम सब लोग उसमें कूद जाएंगे और धीरे धीरे प्राइस इक्वल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आर्बिट्रेज हेल्प करता है प्राइस इक्वलाइजेशन करने में, प्राइस को इक्वल करने में। क्या यहां तक सबको समझ में आया? तो अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं, वही सेम चीज जो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन की है, सेम चीज है। दिस मॉडल अज्यूम्स दैट इन एन एफिशिएंट मार्केट arbitrage opportunity cannot exist. In other words, the moment there is an opportunity, जब कभी opportunity मिली to make money in the market due to mispricing in the asset price and its replicas, arbitrators will start trading to profit from these mispricing and thereby eliminating these opportunities. जैसे ही आर्बिट्रेजर को मालूम पड़ेगा कि दो अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस है, उन लोग कूद पड़ेंगे सस्ते मार्केट में खरीदने के लिए और महंगे मार्केट में बेचने के लिए। इससे जो अपॉर्चुनिटी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि दोनों मार्केट का प्राइस फिर इक्वल हो जाएगा। This trading continues until the prices are aligned across the products or markets for replicating assets. तो ये कब तक चलेगा, जब तक दोनों मार्केट में प्राइस सेम नहीं हो जाते। अब देखो इन लोग क्या बोल रहे हैं, let us understand the entire concept with the help of an example. Practically forward या future position in a stock can be created in the following manner. अब देखो कैसे आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। फर्स्ट, एंटर इनटू अ फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एक। दूसरा, क्रिएट अ सिंथेटिक, आर्टिफिशियल, सिंथेटिक मींस आर्टिफिशियल फॉरवर्ड या फ्यूचर पोजीशन by buying that stock in the cash market and carrying it into the future market. अब ये जो सेकंड वाला है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। पहला तो समझ में आ गया, क्या एंटर इनटू फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट, ठीक है। लेकिन दूसरा है ना जो आर्टिफिशियल वाला है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसके नीचे के दोनों पैराग्राफ आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि वो नीचे के दोनों पैराग्राफ पढ़ोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अपन क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट थर्ड पैराग्राफ पे आ रहे हैं। अब अच्छे से सुनना और समझने की कोशिश करना कि कॉस्ट ऑफ कैरी होता क्या है। सॉरी, लेट अस टेक एन एग्जांपल फ्रॉम बुलियन मार्केट। बुलियन मार्केट मतलब गोल्ड, सिल्वर, है ना, जो मेटल्स है, जिंक, ये सब बुलियन मार्केट में आता है। स्टील, एल्यूमिनियम, ब्रास, ये सब बुलियन मार्केट में आता है। इसमें मैक्सिमम दो ही चीज ट्रेड करती है, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल फ्रॉम बुलियन मार्केट। अज्यूम दैट द स्पॉट प्राइस, अच्छे से सुनना बेटा क्या बोल रहा है, स्पॉट प्राइस ऑफ गोल्ड इज 49,950 पर 10 ग्राम्स। 10 ग्राम, एक तोला सोना 49,950 रुपीज का चल रहा है। द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, स्टोरेज एंड इंश्योरेंस फॉर कैरिंग द गोल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months इज ₹100 पर 10 ग्राम्स। याद रखना, अगर आप गोल्ड खरीद रहे हो अपनी दुकान के लिए, अज्यूम करो आप एक ज्वेलरी शॉप वाले हो और आपने 49,950 रुपीज का 10 ग्राम सोना खरीदा और उसको 3 महीने चलाना है आपको, तो 3 महीने में उसका कुछ ना कुछ खर्चा आएगा कि नहीं उसको रखने का? यस और नो? क्या ऐसे ही आप टेबल के ऊपर रख के छोड़ देंगे, चलो यार कुछ फायदा, फर्क नहीं पड़ता? तो कॉस्ट ऑफ कैरी मतलब ये पर्टिकुलर 10 ग्राम सोने को रख रखाव के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए,
उसके इंश्योरेंस के लिए 100 रुपए लग रहा है पर 10 ग्राम्स, 100 रुपए लग रहा है, मतलब 49,950 में आपने खरीदा और 100 रुपया आपको एक्स्ट्रा खर्चा आएगा उसके रखने के लिए। ठीक, अब आगे, now you purchase 10 grams of gold from the market at 49,950 and hold it for 3 months. We may now say that the value of the gold after 3 months would be 50,050 rupees per 10 grams. सही है या गलत है? इसी के ऊपर मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद होगा तो 100 रुपए का शेयर खरीदा, 50 पैसे, याद रखना डिलीवरी 3 महीने बाद बेचना है, तो उसके ऊपर ब्रोकरेज लगेगा 50 पैसे और बाकी 30 पैसे बाकी का खर्चा, दैट इज टैक्स एंड वेरियस टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, 80 पैसे। ठीक है, तो 100 रुपए 80 पैसे हो गए उसका रेट। आप कितने में बेचोगे, साची को पूछना चाहूंगा, आप कितने में बेचोगे तो इक्विलिब्रियम पे रहोगे, नो प्रॉफिट नो लॉस? तो यही सेम प्राइस पे। कौन सा सेम प्राइस? 100 रुपए 100 में बेचूंगा, 100 रुपए में बेचूंगा तो मेरा फायदा या नुकसान है? नुकसान होगा। कितना? 80 पैसे। हट पगली, रुलाएगी बेटा। खरीदने के टाइम पे आपको ब्रोकरेज लगा, बेचने के टाइम पे भी लगेगा। अच्छा। है ना, मतलब खरीदने के टाइम पे आपको ब्रोकरेज लगा, टैक्स लगा 80 पैसे, बेचने के टाइम पे भी ब्रोकरेज लगेगा, टैक्स लगेगा, तो टोटल कितना हुआ आपका? 1 रुपी 60 पैसे। तो अब उसका कॉस्ट क्लियर नहीं हुआ। मेरे को एक बात बता, 100 रुपए में तूने एक शेयर खरीदा, ठीक है, उसके ऊपर ब्रोकरेज लगता है। जब आप शेयर खरीदते हो तो ब्रोकर भी कुछ चार्ज लेगा कि नहीं आपसे? तो ही चार्जेस 50 पैसे और 30 पैसे का टैक्स है। अच्छा। ठीक है, अब आप उसको कभी भी बेचो, कभी भी, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, फिर से आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। बाय करने के टाइम पे भी ब्रोकरेज देना पड़ता है, सेल करने के टाइम पे भी ब्रोकरेज देना पड़ता है। तो टोटल ब्रोकरेज कितना हुआ बाइंग और सेलिंग मिला के? कितना हुआ? हाँ, 80 + 80 1 रुपी 60 पैसे। 1 रुपी 60 पैसे, मतलब आपका मुद्दल अमाउंट कितना हो गया? 100 रुपए या 1 रुपए 60, 101 रुपए 60 पैसे। वेर 101.60। जहां आपका प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा। 101 रुपी 60 पैसे, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर आपने 101 रुपए 60 पैसे में बेचा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना कुछ जाएगा। 101 रुपए 60 पैसे के नीचे बेचा तो लॉस होगा। 101 रुपए 60 पैसे के ऊपर बेचा तो प्रॉफिट होगा। तो ये 1 रुपए 60 पैसा क्या है? कॉस्ट ऑफ कैरी। अच्छा, आया समझ में? अब देखो क्या हाँ। बोल रहे हैं इन लोग, आगे देखो सेकंड पैरा। Assume the 3-month futures contract on gold is trading, याद रखना आपका टोटल खर्चा हो गया 50,050 रुपए, 50,050 रुपीस, लेकिन 3 महीने बाद फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गोल्ड इज ट्रेडिंग एट 50,150 पर 10 ग्राम्स, 50,150 रुपए पर 10 ग्राम्स। तो साची प्रॉफिट है या लॉस? सर प्रॉफिट है। वेरी गुड। तो देखते हैं आगे, what should one do? Apparently one should attempt to exploit the arbitrage opportunity present in the gold market by buying gold in the cash and sell 3-month gold futures simultaneously. सिंपल है वो, फिर से मैं बता रहा हूं, कैश सेगमेंट और फ्यूचर्स में ना जाते हो, अपन से एकदम सिंपल रखेंगे। 50,050 रुपीस आपका खर्चा हुआ, 50,150 रुपीस आपको मिल रहा है, आप बेच दोगे, 100 रुपए आपको मिल जाएंगे। आगे देखो, we borrow money to take delivery of gold in cash market today, hold it for 3 months and deliver it in the future market on the expiry of future contract. Amount received on settling the futures contract could be used to repay the financer of our gold purchase. मतलब अपना पूरा खर्चा अपन निकालेंगे
the net result will be a profit of ₹100 without taking any risk. अब देखो उन लोग वही बोल रहे हैं, प्लीज नोट दैट वी हैव नॉट कंसिडर्ड एनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन दिस एग्जांपल. कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लिया, लेकिन फिर भी हमको ये कंसेप्ट समझ में आया. 49,950 का रेट था, ₹100 हमको उसको रखने के लिए कॉस्ट ऑफ कैरी खर्चा आया, और बेचने के टाइम पे 50,150 में बेचा, ₹100 प्रॉफिट कमाया. ये पर्टिकुलर एग्जांपल किसको समझ में नहीं आया? ये बेटा इसके पहले भी कंसेप्ट हो चुका है. This is the second time it has repeated. ठीक है, अब इसके बाद आप आएंगे सब चीज माइनस करके डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैरी. एक्सटेंशन पे आएंगे, उसके नीचे के पैराग्राफ छोड़ देंगे. डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैरी. इसमें आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, एक्सटेंशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल टू द एसेट जनरेटिंग रिटर्न्स. इन लोग क्या बात कर रहे हैं मालूम? अच्छे से सुनना बेटा. अज्यूम करो कि आपने शेयर्स खरीदे. क्या खरीदा? जैसे अभी अभी साची को बोला ₹100 का शेयर खरीदा, ठीक? और साची टोटल खर्चा कितना बताया था? ₹1.60. वेरी गुड. और है ना, इसी बीच में शेयर अभी भी साची के पास है. साची का टोटल खर्चा हुआ है ₹101.60. सुनना बेटा, समझने की कोशिश करना. लेकिन 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने बोनस इशू किया, सॉरी कंपनी ने डिविडेंड इशू किया ₹1. तो इनफ्लो कितना आया? ₹1. तो मेरे को बताओ, स्पॉट प्राइस क्या था? ₹100 प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी कितना था? ₹1.60. टोटल खर्चा कितना हो गया? ₹101.60. माइनस करेंगे, इनफ्लो कितना आया? ₹1 का इनफ्लो आया, ₹1 की इनकम आ गई उसमें. तो अब मेरे को बताओ, कॉस्ट ऑफ कैरी कितना? So cost of carry ₹100.60. यस, ₹100. भाई ₹100 में खरीदा, ₹1.60 खर्चा आया रखने का, लेकिन ₹1 उसने अर्न करके दिया थ्रू डिविडेंड. कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो हमको ₹1 मिल गया. ₹1 मिल गया, तो अब मेरा कॉस्ट ऑफ कैरी कम हो गया, दैट इज ₹100.60. अच्छा, ₹2 अगर मेरे को मिला तो? अच्छे से सुनना बेटा, अच्छे से जवाब देना, ऐसे ही नहीं जवाब देना. ₹2 मिले, सेम अमाउंट रिपीट हो जाएगा ना? 101. मैं ये बोल रहा हूँ, पहले क्वेश्चन अच्छे से सुनो. ₹100 में मैंने खरीदा था, ₹1.60 मेरा खर्चा हो गया, बराबर है, लेकिन मेरे को ₹2 डिविडेंड मिला. तो अब मेरा कॉस्ट ऑफ कैरी कितना? 40 पैसे, ₹100.40. ठीक है, दिया कुछ आइडिया? सर 99.60%. वेरी गुड, क्या बात है दोस्त, दिल खुश कर दिया तूने. तो दैट इज द करेक्ट आंसर. साची समझ में आया बेटा? दिस इज नॉट अकाउंट्स, दिस इज फाइनेंस. मैं फिर से रिपीट करता हूं जिन लोगों को नहीं समझ में आया. ₹100 मैंने खर्चा किया था, ठीक है, पर्टिकुलर शेयर खरीदने के लिए ₹100 खर्चा किया, प्लस ₹1.60 मेरे को खर्चा आया कॉस्ट ऑफ कैरी का. Now to purchase this particular underlying asset, I have invested ₹100 and cost of carry is ₹1.60. Total comes to ₹101.60. लेकिन मेरे को डिविडेंड मिला ₹2. तो 101.60 माइनस ₹2. तो अब आज की रेट में मेरा प्राइस क्या हो गया? तो 101.60 minus ₹2, it comes to ₹99.60. अब मेरा
इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि बाकी तो आ गया मेरे पास। तो अब मैं 99 रुपीज 60 पैसे के ऊपर बेचूंगा तो आई विल बी अर्निंग प्रॉफिट। 99 रुपीज 60 पैसा इज माई ब्रेक इवन पॉइंट वेयर आई विल बी नाइदर अर्निंग प्रॉफिट नॉर इनकरिंग लॉसेस। साची समझ में आया? पूजा समझ में आया बेटा? गुड। तो अब ये पूरा अगर आप पढ़ोगे ना, इससे अच्छा डायरेक्ट लास्ट वाली लाइन देखो, पेज नंबर 33 की लास्ट लाइन, फेयर फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी माइनस इनफ्लोज। अब मैं चाहूंगा कि हम लोग पूरा पैराग्राफ आप लोग एक बार ईमानदारी से पढ़ लो। नहीं समझ में आया तो बाबा पूछने का अपने को, क्या अपन आंसर देगा आपको। कंप्लीटेड? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद डायरेक्टली आप आइए अजम्पशंस पे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक और एक फॉर्मूला है, देखो कैसा है, मैंने आप लोगों को एकदम इजी वाला समझाया कि नहीं? अब इन लोगों ने ना फॉर्मूला दिया है, देखो इधर, इन मैथमेटिकल टर्म एफ इज इक्वल टू एस, ये वाला ब्रैकेट में 1 प्लस आर माइनस क्यू रेज टू टी, where F is fair price of the futures contract, S is the spot price of the underlying asset, Q is the expected return during holding period, and T in years, and R is cost of carry. ठीक है? Now I am giving you 5 minutes. इसी के नीचे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, and please try to solve this particular आंसर। मैंने मार्क किया है, सब चीज दिया है उसके अंदर।
आंसर आया बेटा? Sachi, have you got the answer? No, so I'm still trying to process it. Okay, इसके लिए कैल्सी की जरूरत पड़ेगी। दिया कंप्लीटेड बेटा? नहीं सर, कर रही हूँ। करिए जल्दी। पूजा, हैव यू कंप्लीटेड? Sir, still doing. ओके, इसमें याद रखिएगा विदाउट कैल्सी ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अगर आप लोग यू नो 90 डिवाइडेड बाय 365 करोगे तो आंसर आएगा 0.246575। आपको पहले ब्रैकेट्स वाले बीच वाला ब्रैकेट करना है। बीच वाला ब्रैकेट मतलब 1.08 रेज टू 0.246575। आपका आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग समथिंग इंटू 17,500 करोगे तो आंसर आएगा 17,835। कंप्लीटेड? जैसा आप लोग देख रहे हो ना वैसे ही आपको इसके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर लगेगा। ये आप देख रहे हो रेस टू, कैल्सी में भी होता है ये। हो गया? पूजा कंप्लीटेड? पूजा को भी नहीं आ रहा है। साची कंप्लीटेड? ओके। दिया? बहुत इजी है, मैं बता रहा हूं, अच्छे से सुनो। पहले सबसे पहले आपको ये सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या आ रहा है? 1.08 बराबर। इसके बाद
90 डिवाइडेड बाय 365, आपका आंसर आएगा 0.246575 बराबर। साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना है 1.08 और ये वाला बटन रहेगा दिस वन रेज टू 0.246575, तो आपका आंसर कुछ आएगा 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 17,500 से, तो आपका आंसर आएगा 17,835.26। Completed. चलिए इसको आप होमवर्क में रखिएगा क्योंकि वी डोंट हैव मच टाइम। इसके बाद आइए आप डायरेक्ट अजम्पशंस पे। assumptions of the cost of carry model जो अभी तक हम लोगों ने देखा, there are certain assumptions related to that. This model of future pricing works under certain assumptions. The important assumptions are stated below. सबसे पहला assumption है underlying asset is available in abundance in cash market. Cash market में underlying asset easily available है, ये पहला assumption है. Second, demand and supply in the underlying asset is not seasonal. मतलब it is usual, it is not seasonal. 12 महीने सेम डिमांड और सेम सप्लाई रहेगा, ये assumption है. Third, holding and maintaining of underlying asset is easy and feasible. आसान भी है और feasible भी है, क्योंकि अगर आसान नहीं होगा और feasible नहीं होगा तो कोई लेगा ही नहीं वो underlying asset. चौथा, underlying asset can be sold short. इसमें short position भी बना सकते हो, long position भी बना सकते हो. There are no transaction cost, no tax, no margin requirement. अब ये सब चीजें होती नहीं है, तो ये assumptions ही हैं, इसमें ज्यादा कोई दम नहीं है. फिर भी आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा. Is it clear? मेरे हिसाब से आज के लिए तो इतना ही काफी है. कन्वीनियंस यील्ड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट कन्वीनियंस पे जाएंगे. कन्वीनियंस यील्ड, ठीक है. लेकिन कन्वीनियंस यील्ड बताने के पहले मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने स्टूडेंट्स सीरियस हैं एग्जाम देने के लिए. जस्ट रेज योर डिजिटल हैंड्स, रेज योर डिजिटल हैंड्स हु आर विलिंग टू गिव एग्जाम्स. Only 17 participants are there, 18 out of 23. रितिका ने हैंड्स रेज नहीं किया, दीक्षा ने, मोहित ने, जानवी ने. ओके, नाउ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा याद रखिएगा, मैं पहले लेक्चर में भी बोल चुका हूं, आज फिर से रिपीट कर रहा हूं. आप लोग अपने हैंड्स डाउन कर सकते हैं. आपने पैन कार्ड निकाला क्या? पैन कार्ड इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल थिंग अगर आपको ये एग्जाम में इंटरेस्ट है तो. अगर पैन कार्ड नहीं है बेटा तो आप ये एग्जाम दे ही नहीं पाओगे. अगर किसी स्टूडेंट ने पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया है तो पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना, और खुद के नाम पे अगर एग्जाम दोगे तो ज्यादा अच्छा है. खुद के नाम पे अगर सर्टिफिकेट होगा तो इट इज मच मोर बेनिफिशियल आगे चल के बिजनेस करने के लिए या जॉब के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए. खुद का नाम रहना सबसे ज्यादा अच्छी चीज है. तो प्लीज जिन्होंने पैन कार्ड्स अब तक अप्लाई नहीं किया है या सबमिट नहीं किया है, प्लीज सबमिट कर लीजिए और एनरोल करवा लीजिए. सेकेंड थिंग, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि next 4 days I have an international conference.
so I will be busy in that. So we will be meeting on 14th. ठीक है, मेरे को मालूम है थोड़े से ज्यादा दिन है. एग्जाम्स के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, किसी ने पूछा एग्जाम कब तक होगा. ये एग्जाम 12 महीने चलते हैं. आपको चूज करना है कि आप किस डेट पे और किस टाइम पे एग्जाम देना चाहते हैं. इसका कोई फिक्स्ड टाइम नहीं होता एग्जाम का. अगर आप मेरे से पर्सनल लेवल पे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि जून 15 के बाद आप कभी भी 15 जून के बाद आप कभी भी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, या कभी कोई सा भी डेट ले सकते हो पोस्ट 15 जून. तब तक उसके पहले ही हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका होगा अगर सब अच्छा रहा तो, और यू कैन गिव योर एग्जाम्स. लेकिन उसके एग्जाम्स की डेट फिक्स करने के पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग कम से कम पैन कार्ड और बाकी सब तैयारी करके रखो. जिस दिन हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया उस दिन आप लोग अप्लाई कर सकते हो कि भाई सो एंड सो डेट. और कैसा है, अगर सब लोग मिलके जाओगे तो ज्यादा अच्छा है. तो एक गेट टुगेदर, एक पिकनिक भी हो जाएगी और आप लोग दे भी आओगे. ठीक है, तो वी विल बी मीटिंग ऑन 14th. टिल देन बाय, हैव अ गुड टाइम. Thank you very much. God bless you. Thank you.